आज क्लियर है ना? चलो, से तबीयत खराब होने की वजह से क्लास रेगुलर से। तो जो हमारा फेज इक्विलिब्रियम में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, थर्मोडायनेमिक्स से करना हमको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मीन्स कि थर्मोडायनेमिक डिराइव या डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बाय थर्मोडायनेमिकली। तो हमको क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को थर्मोडायनेमिकली हमें क्या करना है, डिराइव करना है। देखो बच्चा, इस कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर है। अभी तक तुमने वन कंपोनेंट सिस्टम में, टू कंपोनेंट सिस्टम में जब भी तुम लोगों ने ग्राफ बनाया है, तो जब भी तुम लोगों ने जब ग्राफ बनाया था तो किससे कंपेयर कर रहा था? या तो टेम्परेचर से या तो प्रेशर से। दो चीज कंपैरिजन इसी से हो रही थी। तो अकॉर्डिंग टू derivation of distribution law we can also take a constant प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। ठीक है, कुछ दिन आराम हमको और जरूरत पड़ रही है आराम की, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैं आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा सुबह सुबह उठ के। ऐसे 4 बजे उठेंगे और रिकॉर्डेड करके डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझा देंगे आसानी से। तो ये चैप्टर डेरिवेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम लोग अच्छे से तैयारी करो इसकी। तो मैंने क्या बोला कि थर्मोडायनेमिकली ये जो क्वेश्चन होता है डिराइव करने के लिए आता है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिराइव करें। दिमाग में ये आना चाहिए बच्चा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी हम फेज भी पढ़े तो उसमें देखा है तुम लोगों ने कि टेम्परेचर और प्रेशर को हम ऑल कंपेयर करके हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। होता है कि जब कोई भी में आते हैं बच्चा, दो फेज जब इक्विलिब्रियम में आते हैं, व्हेन द टू फेज आर एट इक्विलिब्रियम, कब आते हैं? जब कोई भी टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर रहता है। ध्यान से सुनना, कोई भी दो फेज कब इक्विलिब्रियम में आते हैं? जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट होता है, तो इक्विलिब्रियम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चा, व्हेन द टू फेज, दिख रहा है ना क्लियर? व्हेन द टू फेज आर इन इक्विलिब्रियम। मैंने क्या बोला बच्चा कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करेंगे तो मैंने ये बोला आपको, फेज रूल हमेशा क्या डिस्कस कर रहे थे कि प्रेशर और टेम्परेचर से कंपेयर करके हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे। हमने यहाँ बोला ये बच्चा कि जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होगा, तभी तो हमारा कोई भी दो फेज क्या होगा, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा। क्या होगा? जब ये कांस्टेंट होंगे तभी वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होंगे बच्चा। क्या होंगे बच्चा? इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होंगे। तो आइए इसमें हम बात करते हैं कि केमिकल पोटेंशियल पे क्या असर होता है अगर इस सिस्टम में होता है तो। केमिकल पोटेंशियल को बेसिकली हम डिनोट करते हैं म्यू आई से। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो हम केमिकल पोटेंशियल के कंपैरिजन में हम इसको डिराइव करते हैं। केमिकल पोटेंशियल का सिंबल क्या है? ये है। सो द केमिकल पोटेंशियल ऑफ गिवन सिस्टम will be same
both the phases. तो मैंने यही बोला आपको, आपने ये जान के कि करंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर पे कैसे दो फेज इक्विलिब्रियम में रहेंगे। फिर मैंने ये बोला कि केमिकल पोटेंशियल इन अ गिवन सिस्टम विल बी सेम इन द बोथ। तो जैसे केमिकल पोटेंशियल दोनों फेज में क्या होंगे, सेम होंगे। भाई दोनों में क्या होगा कि टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में बच्चा आएगा। तो द केमिकल पोटेंशियल डिजॉल्व सब्सटेंस इन टू फेज। तो इसको कैसे दो फेज में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब भाई दो फेज में इन्वॉल्व है तो दो फेज में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। भाई दो फेज में हम रिप्रेजेंट भी तो करना चाहिए हमको, दो फेज में रिप्रेजेंटेशन। जाहिर सी बात है जब केमिकल पोटेंशियल भी हमारा दो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा, मतलब दो फेज जब हमारा सेम होंगे, कब होंगे, तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी दो फेज इक्विलिब्रियम में होगा बच्चा। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिकल पोटेंशियल को, और वो दो फेज में मतलब कि दो हिस्सों में है, समझ लो। जब दो हिस्सों में है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे दो हिस्सों में, तो म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 1 डॉट प्लस RT लॉग A1 कर देना। इक्वेशन नंबर 1। ये तो पहला फेज हो गया। अब दूसरा फेज को रिप्रेजेंट करना है तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो म्यू 2 से रिप्रेजेंट करोगे। म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 प्लस RT लॉग A2। तो ये हमारे क्या हो गए बच्चा, ये फेज हो गए। A1 और A2 हमारे क्या हो गए, वो फेज हो गए। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन टू फेज आर इन इक्विलिब्रियम इन कंडीशन, तो केमिकल पोटेंशियल क्या होगा उस सिस्टम का, वो भी सेम होगा जैसे हमारे ये दो फेज इक्विलिब्रियम के कंडीशन में सेम हो रहे हैं। इसीलिए हम दोनों को अलग अलग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो म्यू 1 जिसको हमारा ये सिंबल है वो किसका है, वो केमिकल पोटेंशियल का सिंबल है। तो दोनों केमिकल पोटेंशियल को दोनों सिस्टम में हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो म्यू 1 प्लस RT लॉग फेज ए, और म्यू टू म्यू बोलोगे, म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 0 प्लस RT लॉग A2। देखने को मिल गया हमको। जहां पे हमें क्या दिखा रहा है कि जो A1 और A2 है हमारे दो सॉल्यूशन है। हमारा क्या बच्चा है, A1 और A2 जो है, अगर यहाँ पे देखा जाए, ये दो सॉल्यूशन है हमारे, ये दो सॉल्यूशन है बच्चा। ये क्या है, A1 और A2 हमारे क्या है, ये दो सॉल्यूशन है। और ये जो दो सॉल्यूशन है वो दो फेज में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक फेज 1 बोल सकते हो, और एक बोलते हो फेज 2 बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना बच्चा, समझ रहे हो। और जब बात की जाएगी, जब म्यू की बात की जाएगी, तो ये बता देना कि ये केमिकल पोटेंशियल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A1 A2 हमारा क्या है, दो फेज है, जो जो रिप्रेजेंट कर उसको लिख देना। और जो म्यू 0 होगा वो क्या होगा, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होगा। क्या होगा, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होगा। क्या होगा, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। तो जो हमारा केमिकल पोटेंशियल उसको दो फेज में हम लिखे हैं। केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, अब तुम कहोगे सर ये आया कहाँ से, तो पता है केमिकल पोटेंशियल जो ये होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है, देखो केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 0 प्लस RT लॉग, यहाँ पे कुछ भी मान लो x मान लो, ये हमारा केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो कहाँ से आया ये पता होना चाहिए हमें, किसकी जरूरत थी, तो फेज की जरूरत थी A1 और A2 की। फिर हमने बताया कि म्यू 1 जो हमारा है, ये म्यू 1 हमारा जो म्यू रिप्रेजेंट करे केमिकल पोटेंशियल, लेकिन ये हमारा क्या है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी।
अब बच्चा बता रहा है कि ये दोनों क्या है, कि दोनों हमारे क्या इक्विलिब्रियम है। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हेडिंग डालोगे आप लोग। जैसे आप एट इक्विलिब्रियम डालोगे तो मतलब क्या है कि जो म्यू वन है और म्यू टू हमारा है वो बराबर होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, मतलब हमारा तभी ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा। इसको इसी तरह से डिराइव कर लो। जब म्यू वन म्यू टू जब एक दूसरे के बराबर होंगे बच्चा, जब ये दोनों फेस ए वन और ए टू आपस में बराबर होंगे तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे। और इस इक्विलिब्रियम पे आपने क्या देखा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू वन इजकल टू म्यू टू, तो अब ये जो पूरा है अब रख दो इसकी वैल्यू। तो इधर रखा हमने क्या, म्यू वन नॉट प्लस आर टी लॉग ए वन। डेरिवेशन को ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको और इसको बराबर किया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में होंगे तभी बराबर होंगे। जब ये बराबर में होंगे फिर इनकी वैल्यू, म्यू वन की वैल्यू यहाँ रख दिया और म्यू टू की वैल्यू इधर रख दिया। तो म्यू टू नॉट प्लस आर टी लॉग ए टू। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चा। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं क्या करूंगा कि म्यू नॉट जो है पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी है, इसको हम एक साथ ले लेंगे, इसको हम एक साथ ले लेंगे। तो जब ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि म्यू वन नॉट माइनस, या इसको इधर लेते जाओ इसको इधर लेते जाओ, किसी को भी ले जाओ, तो ये हो जाएगा म्यू टू नॉट माइनस म्यू वन नॉट। लिख भी इधर भी सकते, रिप्रेजेंट कहीं भी कर सकते हैं। और जब ये इधर गया, जब ये इधर गया मतलब कि म्यू टू नॉट की तरफ ये गया, तो मैंने मान लो कि इधर ही लिख दिया, चाहे इधर ही लिख दिया, मतलब म्यू टू नॉट को कांस्टेंट मतलब इधर रखा और इसको इधर लेके चला गया। तो म्यू टू नॉट माइनस म्यू वन, बल्कि हम लिख यहाँ पे रहे, कोई समस्या नहीं है, तुम यहाँ लिख सकते हो। और जब हम इसको रखा इधर लेके गया, जब इसको इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, आर टी लॉग ए वन, मतलब एक तरह से ट्रांसफर करना तो तुम लोग को अच्छी तरीके से आता है, आर टी लॉग ए टू। इसको एक साथ कर लिया, इसको एक साथ कर लिया बच्चा, ये तो सिंपल है, कर ही लोगे। सॉरी, दिख नहीं रहा था क्या। देखो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होंगे, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो मैंने क्या किया, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू जब इक्विलिब्रियम में तभी होंगे जब एक दूसरे के बराबर होंगे। फिर मैंने इसकी वैल्यू पूरा ये रख दिया, इसकी वैल्यू ये पूरा रख दिया, हमने पूरा रख दिया। इधर इतना, इधर ये इतना। फिर हमने क्या किया कि जो म्यू नॉट है पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, उसको साथ में रखा, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी को, और इसको इज इक्वल टू इधर किया, और इसको इज इक्वल टू के साथ इधर कर लिया। तो ये दोनों एक साथ ले लिए, ये दोनों एक साथ ले लिए। म्यू टू नॉट माइनस म्यू नॉट वन, आर टी लॉग बेस ए वन एंड आर टी लॉग एस ए टू। इज इट क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा बनता है, म्यू टू नॉट माइनस म्यू वन नॉट इज इक्वल टू, अब हमने क्या करते हैं, आर टी लॉग इसमें भी सेम है, आर टी लॉग इसमें भी सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा कॉमन हो गया आर टी लॉग कॉमन हो गया। जब आर टी लॉग कॉमन हो गया तो ये हम कर देंगे ए वन अपॉन ए टू कर सकते हैं, बिल्कुल। ए क्या कर सकते हैं, ए वन अपॉन ये ए वन है अप टू कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री हो। इसके पहले हमने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बना चुके हैं। ठीक है बच्चा लोग, आप ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस ये डेरिवेशन हो गया। फिर यहाँ पे लिखना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर
अगर कांस्टेंट टेम्परेचर को रखते हैं, म्यू वन नॉट को रखते हैं, म्यू वन नॉट टू को रखते हैं, आर को रखते हैं, ये सब क्या हमारे, ये सभी कांस्टेंट है। क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट है, मतलब इस पे कोई भी वैल्यू कोई भी डिपेंड नहीं करे। तो जब ये हमारे सभी कांस्टेंट है बच्चा, टी भी कांस्टेंट है, म्यू वन म्यू टू भी कांस्टेंट, यहाँ पे देखो इस लाइन को देखो इक्वेशन 3 में, इसमें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट। अब ये सब कांस्टेंट है तो हम क्यों ना लिख दें कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि सब कांस्टेंट है, म्यू वन म्यू टू नॉट म्यू वन नॉट भी कांस्टेंट है, ये देखो आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। जब ये सभी कांस्टेंट हैं, सभी इक्वल टू जीरो है, तो हम बचा सिर्फ यही ना, ए वन अपॉन ए टू। तो ए वन अपॉन ए टू लिख के हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट। और यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो होप सबको समझ में आए, एक बार रिकैप देख लेते हैं। देख, ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इसका एप्लीकेशन बताने से पहले हम आपको एप्लीकेशन जब बताएंगे तो हम वापिस बता देते कि एप्लीकेशन लॉ में है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये बताता है कि हम कैसे, हमें क्या हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हमें हेल्प करता है इन फाइंडिंग आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन फेज। फेज में, किसी भी फेज में कितना मॉलिक्यूलर वेट है किसी सॉल्यूट का, उसे हमें पता करने में मदद करता है। एप्लीकेशन हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, ये हमें वो मदद करता है पता करने के लिए कि हम कैसे पता कर सकते हैं किसी फेज में कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट। अगर किसी सॉल्यूशन में चीनी डाल रहे हो तो तुमको हम पूछेंगे कि कितना चीनी प्रेजेंट है तुम्हारे ग्लास में, उसको पता करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज टेक प्लेस बिटवीन सॉल्यूट एंड अदर सब्सटेंस। तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करने में मदद करता है कि जब रिएक्शन हो रही होती है सॉल्यूट और सब्सटेंस के बीच में, तो कितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और कहाँ पे होता है। तो ये सब सारे फेज के अंदर होते हैं बच्चा, किसके अंदर होते हैं, फेज के अंदर होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इन एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन फेज। तो हमें क्या एनालिसिस करता है कि जो भी सब्सटेंस किसी एक फेज में कितने कितने प्रेजेंट है, उसके अंदर कितना अमाउंट है, कितना सब्सटेंस है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इन एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन फेज। चौथा पॉइंट हमें क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एप्लीकेशन है, क्या मदद करता है, ये एक फॉर्म का, इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, इन सेंस ऑफ इंडिकेटर का काम करता है, पता करने का काम करता है। इंडिकेटर का क्या काम होता है, जैसे लिटमस पेपर डालते हो तो एसिडिक होगा तो ब्लू से रेड कर देगा, रेड से ब्लू कर देना, तो एक तरह से इंडिकेटर का काम ये भी करेंगे। और क्या कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इन द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। और क्या कर सकता है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हम कैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को डिटरमाइन करेंगे, तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मदद करता है। जब ये सारा चीज लिखोगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पूछेगा ना, तो डिराइव करके एप्लीकेशन सारा चीज लिख देना बच्चा, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को डिटरमाइन करता है कौन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन विच इज वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरी। ये एक तरह का ऐसा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जो कि लेबोरेटरी में हमेशा यूज होता है, पूरे वाइड लेवल पे, एक बड़े लेवल पे इसका यूज होता है। अब हम बताएंगे कि वैलिडिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है। वैलिडिटी क्या है, मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वैलिड ओनली एट, कहाँ तक वैलिड है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर तक वैलिड है। और अगर सॉल्यूट होता है किसी दो फेज में, अब जब वो कांटेक्ट में आता है एक दूसरे के,
तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो दिखता है। तो ये जब अगर दो सॉल्यूशन आपस में अगर एक साथ कांटेक्ट में आ रहे, जैसे अगर दो सॉल्यूशन है, अगर दो सॉल्यूशन कांटेक्ट में आपस में आ रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे वाटर है जैसे सॉल्यूट है, या चीनी ले लो, यहाँ पानी ले लो, जब कांटेक्ट में आते हैं तो बस इसके लिए वैलिड है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तब वैलिड है ये। और सॉल्यूशन जब डाइल्यूट है तब वैलिड, और या तो दो लिक्विड जब म्यूचुअली इनसॉल्युबल हो तब भी ये वैलिड होगा। तो आप बस इतना लिख देना एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, इतना एनफ है। होप सबको ये बात समझ में आई होगी, और सब अच्छे से तैयार कर लेना। वीडियो देखो, अब रुकेगी नहीं तुम्हें, क्योंकि मैंने वादा किया था कि 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और एक बार तुम लोग एक बार खूब मन लगा के ध्यान लगा के समझना, बहुत ही आसान है। नहीं समझ में आएगा तो हम हैं तुम लोग के साथ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग उठ के सुबह सुबह पढ़ाई करें।